स्वागत है आपका फ्री जीके के इस चैनल पे। मेरा नाम है किरण भाबर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पूर्व मध्यकाल। ठीक है, इसका ड्यूरेशन है 650 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक। उत्तर भारत के हिस्से को राजपूत काल कहा जाता था इस ड्यूरेशन में। ठीक है, 650 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक। हम कौन कौन से राजपूत के बारे में पढ़ेंगे, देखिए। गुर्जर, प्रतिहार वंश, चाहमान या चौहान वंश, गढ़वाल, राठौर, परमार वंश, चंदेल वंश, सोलंकी वंश अथवा गुजरात के चालुक्य शासक सिसोदिया वंश। इनके बारे में हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे और इन्होंने क्या क्या किया था, कौन से मंदिर बनवाए थे। ज़्यादातर राजपूतों के बारे में मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। मैंने यहाँ पर लूसेंट बुक का यूज़ किया है, दोनों बुकों का यूज़ किया है और साथ ही साथ एनसीईआरटी का भी यूज़ किया है। ठीक है, फुल एक्सप्लेन करूंगी हर टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरह से। सारे जितने भी आपके डाउट है सारे यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे और इन हर टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं उन सबको भी हम कवर करेंगे। ठीक है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लास्ट में आप लाइक करें। सब्सक्राइब करने के लिए चैनल का नाम लिखा है फ्री जीके क्यूज, उसके सामने लिखा हुआ है रेड कलर में सब्सक्राइब, आप फिर सिंपली उसको एक बार टच कर दें। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हर वर्ड का मैं मीनिंग समझाऊंगी बहुत ही अच्छी तरह से, लाइन टू लाइन सारी चीज़ें समझाऊंगी। आपको ध्यान से सुनना है, समझना है। ठीक है, क्योंकि उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर लास्ट में करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आप कितनी अच्छी तरह से इसको समझते हो, लास्ट में आप कितने सारे एमसीक्यूज को सही करते हो। ठीक है, चलिए देखिए। पूर्व मध्यकाल, इसका ड्यूरेशन है 650 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक। ये आपको याद रखना होगा, यहीं से आप समझ पाओगे कि ये कौन से काल के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि राजपूत काल किसे कहते हैं बच्चों, तो उसका ड्यूरेशन ये है। ठीक है, 650 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक। ठीक है, देखिए पूर्व मध्यकाल में अब भारत के दो हिस्से हैं। ठीक है, मैप में दो हिस्से बताते हैं हम। दो हिस्सों को अलग अलग तरह से पढ़ते हैं। उत्तर भारत को अलग पढ़ते हैं और दक्षिण भारत को हमेशा अलग पढ़ते हैं। ठीक है, प्राचीन भारत में हमने क्या किया था, प्राचीन काल वाली वीडियो में दक्षिण भारत को हमने किसमें पढ़ा था, संगम काल में पढ़ा था। और उत्तर भारत वाले पूरा हिस्सा हम किस में पढ़ते हैं, वैदिक साहित्य में पढ़ते हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए उत्तर भारत के बारे में आज हम पढ़ेंगे, इसमें राजपूत काल के बारे में पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी वो दक्षिण भारत के चौल साम्राज्य व अन्य और भी सारे साम्राज्य होते हैं दक्षिण भारत में, उसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। ये दो हिस्सों में है। देखिए मैप से मैं आपको बता देती हूँ, ये दो हिस्से हैं। यहाँ पर ये जो मैप है, सॉरी, यहाँ पे जो इसका जो निचला हिस्सा है ये दक्षिण भारत वाला है और ये पूरा यहाँ पर दक्कन से लेकर ऊपर तक। ठीक है, दक्कन कौन से हिस्से में आता है बच्चों, इसमें बहुत सारे हिस्से आते हैं, छोटे छोटे हिस्से। मतलब आप मान लो एक तरफ से कि यहाँ पर ये महाराष्ट्र तक का जो हिस्सा है, थोड़ा सा आंध्र प्रदेश भी इधर आ रहा है। ठीक है, ये इतना हिस्सा जो है यहाँ पर मालवा से लेकर थोड़ा सा नीचे का ये हिस्सा कहलाता है दक्कन। क्या कहलाता है बच्चों, दक्कन। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये दक्षिण भारत वाले को तो बाद में पढ़ेंगे, अभी इतना जो ऊपर का हिस्सा है इसको हम पढ़ेंगे, समझेंगे। ये जो मैप मैं आपको बता रही हूँ ये है हर्षवर्धन का जीता हुआ साम्राज्य। ठीक है, यहीं से ही सारी चीज़ें शुरू हो रही है। प्राचीन भारत का जो आखिरी जो राजा कहते हैं, है ना, वो था हर्षवर्धन। हमने उसको किस में पढ़ा था, किस वाले वीडियो में पढ़ा था, पुष्यभूति वंश में, और जिसे वर्धन वंश भी कहा जाता है, उस वाली वीडियो में हमने पढ़ा था, समझा था। ठीक है, मैंने सारी वीडियोस बनाई हैं, आपको पहले भी बताया, अभी भी एक और बार बता देती हूँ। प्राचीन भारत के ऊपर रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ होती हैं मैंने सारी बना दी है, प्लेलिस्ट बना के रखी है। ठीक है, भारत का इतिहास करके आपको वहाँ से सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। होता क्या है, देखिए हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद ये जो छोटी छोटी जगहें होती हैं, है ना, यहाँ पर ये सब मिलाकर ये जो छोटे छोटे राज्य हैं उन सबको मिला के इतना बड़ा साम्राज्य बनाया था किसने, हर्षवर्धन ने। ठीक है, तो अब क्या हुआ, उसकी मृत्यु के बाद उसका कोई उत्तराधिकारी भी नहीं था। ठीक है, जो इस राज्य को संभाल सके। तब जैसे वो मरा तो यहाँ पर जितने भी छोटे छोटे राज्य थे, यहाँ पर बहुत सारे राजा थे, उनके अंडर में बहुत सारे राजा थे हर्षवर्धन के। तो अब ये सारे राजाओं ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था और ये अपने आप को फिर राजपूत कहने लग गए थे। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और ये सारे फिर आपस में लड़ाई करने लगे अपना साम्राज्य का विस्तार करने के लिए। ठीक है, यही चीज़ है, अब आपको आगे समझना है। ये एक छोटा सा ओवरव्यू आपको दे दिया है, अब सारी चीज़ें हम लाइन टू लाइन समझेंगे, सब कुछ समझाऊंगी, पूरा फुल एक्सप्लेन करूंगी, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। बस आपको वीडियो को ध्यान से सुनना है, समझना है। देखो राजपूत का अर्थ
राजपूत शब्द संस्कृत के राजपुत्र का अपभ्रंश है। अपभ्रंश मतलब बिगाड़ा हुआ शब्द, ठीक है, जो धीरे धीरे करके बिगड़ता हुआ चला जाता ना, ये पहले इसे राजपूत कहते थे, पहले इसे राजपुत्र कहते थे, उसके बाद ये बिगड़ता हुआ धीरे धीरे राजपूत कहलाने लगा, ठीक है। दोनों का मीनिंग एक ही है। कुछ लोगों का ये कहना है कि जो विदेशी जो आए थे, जिन्होंने आक्रमण किया था, है ना, वो राजपुत्र नहीं बोल पाते थे, उनका टंग थोड़ी सी ट्विस्ट हो जाती थी, तो उन्हें बोलने में दिक्कत होती थी, तो वो क्या राजपूत बोलते थे, इसको राजपुत्र ना बोलकर राजपूत कहते थे, और यही वर्ड आगे चल के फेमस हो जाता है, क्योंकि विदेशी आक्रमण बहुत ज़्यादा होते हैं, वही सारे लोग आकर बस जाते हैं भारत में, तो जो वो बोल रहे थे वही फिर आगे चलता है, राजपूत कहलाने लग जाते हैं ये, ठीक है, राजपुत्र से। अब देखिए, इसका अर्थ होता है राजा का पुत्र या शाही परिवार के किसी व्यक्ति का राजपुत, ठीक है, समझ रहे हो आप, राजा का पुत्र होता है राजपुत, ठीक है, या फिर शाही परिवार मतलब कोई अमीर परिवार है, कोई राजा के परिवार से संबंध रखता है, ऐसा परिवार, उसके व्यक्ति को राजपुत्र भी कहते थे, या तो राजा के बेटे को कहते थे, या फिर राजा से जो संबंधी होते थे, जो भी शाही परिवार जो राजा से अपना संबंध बनाए रखते थे, उनके व्यक्तियों को भी राजपुत्र कहते थे, ठीक। प्राचीन काल में इस शब्द का प्रयोग किसी जाति के रूप में ना करके राज परिवार के सदस्यों के लिए किया जाता था, ठीक है। प्राचीन काल की बात होती है, तो जो ये राजपुत्र जो शब्द है, इसको किसी जाति से नहीं जोड़ा जाता था, ठीक है, किसी भी जाति से नहीं जोड़ा जाता था, बस ये जो राजा का बताया ना, राजा का पुत्र होता था उसे, या फिर राजा से जो संबंधी जो शाही परिवार होते थे, उनके व्यक्तियों को राजपुत्र कहा जाता था, ठीक है। प्राचीन भारत की बात हो रही है, पर हर्ष की मृत्यु के बाद राजपूत या राजपुत्र शब्द का प्रयोग जाति के रूप में होने लगा। अब जातियाँ कौन कौन सी है, ये जो मैंने अभी आपको सारे नाम जो स्टार्टिंग में बताए हैं ना, जितने राजपूत है, परमार वंश, चंदेल वंश, ठीक है, सिसोदिया, चौहान वंश, ये जो वंश है ना, ये अपने आप को फिर एक, ये सब तो एक जाति है वैसे, तो ये जाति अपने आप को एक राजपूत कहते थे कि हम इस जाति के तो हम राजपूत हैं, ठीक है। ऐसा हो गया था हर्ष की मृत्यु के बाद। लेकिन हर्ष की मृत्यु के पहले क्या था, अभी आपको बताया कि कोई सा भी राजा हो, चाहे किसी भी सरनेम का हो, लेकिन अगर उसका बच्चा है या फिर उसके परिवार जो रिलेटेड लोग हैं, उनको राजपूत कहा जाता था, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। लेकिन हर्ष की मृत्यु के बाद ये जो दूसरे लोग थे, जिनकी छोटी छोटी जातियाँ थी ना, ये अपने आप को भी राजपूत कहते थे। क्यों कहते थे, ये अभी आगे हम बताएंगे आपको। हर्षवर्धन की मृत्यु के उपरांत जिन महान शक्तियों का उदय हुआ था, उनमें अधिकांश राजपूत वर्ग के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। मैंने अभी आपको मैप से बताया, हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जो छोटे छोटे जो महान राज्य होते हैं, उनमें शक्तियाँ होती है, मतलब नए नए शक्तिशाली राजा जो बनते हैं, वो सब अपने आप को राजपूत कहते हैं, ठीक। राजपूतों की उत्पत्ति, राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों में बड़ा मतभेद है, ठीक है। बहुत सारे विद्वानों का अलग अलग विचार है कि राजपूत कैसे आए, कहाँ से आए, क्या हुआ जो एकदम से राजपूत आने लग गए ऐसे, ठीक है, ये कहाँ से आके बस गए एकदम से, ऐसा उनका सोचना है। तो इसमें बहुत सारे विचार हैं, मतलब बहुत सारी तरह तरह की बातें होती हैं कि एकदम से लोग कहाँ से आ गए। कुछ विद्वान उन्हें विशुद्ध प्राचीन क्षत्रियों की संतान बताते हैं, ठीक है, विशुद्ध। अब कुछ विद्वानों का क्या कहना है, जो प्राचीन जो आर्य आए थे ना, सबसे पहले हड़प्पा संस्कृति काल के बाद वैदिक संस्कृति काल में जो आर्य आए थे, उनके जो बच्चे हैं वही राजपूत है, ऐसा कुछ विद्वानों का कहना है, ठीक है। मतलब उनके जो बच्चों के बच्चों जो ये वंश चला आ रहा था ना, उनकी ही संतान, ठीक है, वही राजपूत है, ऐसा कुछ विद्वानों का कहना है। कुछ उन्हें विदेशियों के वंशज बताते हैं। विदेशी आक्रमण में हमने पढ़ा था, ठीक है, बाहर के जो आक्रमण हो रहे थे, सबसे पहला आक्रमण किसने किया था भारत पे विदेशी में, वो थे बच्चों ईरानी, ठीक है। उसके बाद लाइन से और भी आए, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, ईरानी के बाद आए थे यूनानी, यूनानी के बाद आए थे शक, शक के बाद आए थे कुषाण, ठीक है। फिर कुषाण के बाद ये तुर्की, ये सब तो फिर चलते ही जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, जो कुषाण और शक वंश था, और एक था सिटीजन, ठीक है, सिटीजन करके एक नाम है, ये भी एक विदेशी ही है, ठीक है, विदेशी जाति है। तो कुछ विद्वानों का ये कहना है कि ये जो विदेशी के जो आक्रमण हुए थे, तो ये लोग तो भारत में आके बस गए, धीरे धीरे यही भारतीयों की इन्होंने
क्या क्या इन्हीं लोगों ने धीरे धीरे विदेशी ना होकर अपने आप को ये भारतीय का बताने लग गए। फिर धीरे धीरे ये इन्हीं लोगों के साथ घुल मिल गए। इनका जो रिश्ता होता है, शादी वाले जो संबंध थे वो भारतीयों से मिलने लग गए, ठीक है, उनके साथ इनका जुड़ गया। तो ये जो भी ये बच्चे फिर इनके होते गए है ना, उसके बाद जो ये बच्चे हुए हैं वो अपने आप को राजपूत कहते हैं। मतलब एक तरफ से ये कौन है, विदेशियों के वंशज ही है, ठीक है, कुछ विद्वानों का ये कहना है। ये आपको समझ में आ गया। कुछ विद्वानों के अनुसार राजपूत मिश्रित रक्त के हैं, ठीक है। मिश्रित रक्त मतलब वही बात कि ये तो या तो ये ना ही ये पूरे भारतीय हैं ना ही ये पूरे विदेशी हैं, ठीक है, इनमें रक्त मिला है दोनों का। मतलब कि जो विदेशी थे वो आकर यहाँ पर बस गए और इन्होंने शादी वाले रिश्ते जोड़ लिए अपने भारतीयों के साथ और उनके साथ इनके बच्चे हुए, वही अपने आप को राजपूत कहते हैं, ठीक है। इसको मिश्रित रक्त से भी कहते हैं। और विदेशी मतलब वही कि ये जो शक थे या फिर कुषाण थे, इन्हीं के जो बच्चे हैं वो राजपूत हैं, ठीक है। देखिए, राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से उत्पन्न बताते हैं, ठीक है। और एक का ऐसा कहना है, एक विद्वान का ऐसा कहना है कि जो राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई है वो अग्निकुंड से उत्पन्न हुई है, ठीक है। अग्निकुंड क्या है, देखिए, एक अनुश्रुति, ठीक है। अनुश्रुति मतलब मैंने बताया है एक मनगढ़ंत कहानी को कहते हैं, उसका वर्ड का ये मीनिंग है यहाँ पर, ठीक है। इस वर्ड को थोड़ा टिपिकल बना दिया है इन लोगों ने, अनुश्रुति करके लिख दिया है, बाकी इसका मतलब है मनगढ़ंत कहानी, ठीक है। यह मनगढ़ंत कहानी है ना पृथ्वीराज रासो, ठीक है। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, चंद बरदाई, ठीक है, चंद बरदाई ने लिखी है। पृथ्वीराजसो के वर्णन पर आधारित है, ठीक है। पृथ्वीराजसो जो एक किताब है उसमें ऐसा लिखा गया है कि जो राजपूत है ये अग्निकुंड से पैदा हुए हैं। चंदबरदाई लिखते हैं कि परशुराम द्वारा क्षत्रियों के संपूर्ण विनाश के बाद ब्राह्मणों ने आबू पर्वत पर यज्ञ किया। वह यज्ञ की अग्नि से चौहान, परमार, गुर्जर, प्रतिहार, सोलंकी राजपूत वंश का उत्पन्न हुआ, ठीक है। चंदबरदाई अपनी बुक पृथ्वीराज रासों में क्या लिखते हैं कि जो परशुराम हैं उनके द्वारा क्षत्रियों को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। इस वजह से ब्राह्मण बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए। उन्होंने क्या किया, अब जो ये थे दूसरे है ना, उनका विनाश करने के लिए इन्होंने एक यज्ञ करवाया। कौन से पर्वत पर, इसको याद रखना, आबू पर्वत पर, ठीक है, एक यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में जो अग्नि अग्नि जो करते हैं ना यज्ञ में, उसमें से पैदा हुए थे चौहान, परमार, गुर्जर, प्रतिहार, सोलंकी, ठीक है। ऐसा चंदबरदाई का कहना है। तो इस बात को तो कोई मानेगा नहीं कि अग्निकुंड से कोई कैसे पैदा हो सकता है, ठीक है। तो अनुश्रुति इसको वर्ड दे दिया गया कि ये एक तरह की मनगढ़ंत कहानी, ठीक है। पृथ्वीराज रासो के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये बुक किसके ऊपर लिखी गई है, किस राजा के ऊपर, देखिए आपने सुनी है ना स्टोरी पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। जो पृथ्वीराज चौहान है, जी हाँ, उसी के ऊपर ये बुक लिखी गई है, ठीक है। और ये किसने लिखी है, चंदबरदाई ने लिखी है। चलिए, 12वीं शताब्दी के उत्तर भारत के इतिहास को राजपूत काल भी कहा गया है, ठीक है। कुछ इतिहासकारों ने प्राचीन काल एवं मध्यकाल को संधि काल भी कहा है। क्या कहते हैं इसको, संधि काल भी कहते हैं या फिर राजपूत काल भी कहते हैं, ठीक है। ये प्राचीन काल एवं मध्यकाल के बीच का जो ड्यूरेशन है, ठीक है, अभी जिसका टाइम क्या चलता है 650 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी तक, ठीक है, उसके बीच का जो ड्यूरेशन है उसको संधि काल भी कह रहे हैं या फिर राजपूत काल भी कहते हैं, ठीक है। इसको याद रखना, क्वेश्चन बनता है। इस काल में महत्वपूर्ण राजपूत वंशों में चालुक्य वंश, चौहान वंश, चंदेल वंश, परमार वंश एवं गढ़वाल वंश, ठीक है, ये सारे आते हैं महत्वपूर्ण में, ठीक है। ऐसे तो कहते हैं बहुत सारे राजपूत है, ठीक है, 36 से ज़्यादा राजपूत है और उनमें भी बहुत सारे वर्ग हैं, मतलब इस तरह से बहुत सारे राजपूत है। लेकिन हम इम्पोर्टेंट के बारे में पढ़ेंगे जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको इमेज में बता देती हूँ कि कौन कहाँ पर है, ठीक है। देखिए, यह है यहाँ पर गुज्जर प्रतिहार्स, ठीक है, गुज्जर प्रतिहार्स। यहाँ पर है पाल, ठीक, यहाँ पर है चंदेल वंश, ठीक है, यहाँ पर है ये परमार वंश, ठीक है, यहाँ पर है ये राष्ट्रकूट, ठीक है, राष्ट्रकूट से अक्सर इनकी लड़ाई होती है, ये दक्कन वाले हिस्से में है, ठीक है। यहाँ पर है चालुक्य, दिख रहा है आपको, चालुक्य, ठीक है। चलिए, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। मैप में बस आपको दिखाने के लिए कि ये कहाँ पर है। चलिए, त्रिपक्षीय संघर्ष, त्रिपक्षीय संघर्ष
8वीं सदी के दौरान कन्नौज पर नियंत्रण करने के लिए भारत के 3 प्रमुख साम्राज्य, जिनके नाम पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट थे, के बीच में संघर्ष हुआ। ठीक है, त्रिपक्षीय मतलब समझ में आ रहा है, त्रि मतलब होता है 3 और पक्ष मतलब कि ये पक्ष। ठीक है, ये आपस में संघर्ष करते हैं। क्यों करते हैं? कन्नौज को अपनी राजधानी बनाने के लिए। ठीक है, उसको और आगे डिस्कस करते हैं। देखिए क्या लिखा है, पालों का भारत में पूर्वी भागों पर शासन। ठीक है, अभी मैप में मैंने बताया पाल कहाँ है, पूर्वी वाले भाग में है। प्रतिहार के नियंत्रण का पश्चिम भारत, अवंती, जालोर क्षेत्र था। राष्ट्रकूटों ने भारत के दक्कन क्षेत्र पर शासन किया था। ठीक है, मैप में अभी मैंने आपको बताया पाल कौन से हिस्से में आते हैं, पूर्वी हिस्से में आते हैं। प्रतिहार आ रहे हैं पश्चिम भारत में, राष्ट्रकूट जो आ रहे हैं वो दक्कन वाले क्षेत्र में आ रहे हैं। दक्कन का मैंने अभी आपको बताया किस हिस्से को कहते हैं। इन 3 राजवंशों के बीच कन्नौज पर नियंत्रण के लिए हुए संघर्ष को भारतीय इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन अगर आता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष किसे कहते हैं, है ना, तो वो क्यों किस लिए कहते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष? क्योंकि ये 3 जो वंश थे ये आपस में लड़ रहे थे। क्यों लड़ रहे थे? कन्नौज पर को अपनी राजधानी बनाने के लिए। ठीक है, कन्नौज पर अपना नियंत्रण करने के लिए ये आपस में लड़ रहे थे। ऐसा कहते हैं कि ये करीबन 200 साल तक आपस में लड़ते रहे। कितने साल तक बच्चों? 200 सालों तक आपस में ये लड़ते रहे। देखिए यहाँ पर है ये पाल, यहाँ पर है गुज्जर, ठीक है, और ये यहाँ पर है राष्ट्रकूट, है ना। ये तीनों ये आपस में लड़ते रहे। ठीक है, तो ये एक तरह से ये ट्रायंगल जैसा शेप भी बनाता है ना। ऐसा कहना है कि ये ट्रायंगल जैसा शेप भी बना रहा है। इसको ये ट्रायंगल करके भी इसे इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, देखिए कन्नौज कहाँ पर है बच्चों? कन्नौज कहाँ पर है? कन्नौज है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यहाँ कहीं है उत्तर प्रदेश में, है ना। तो यहाँ पर इसके लिए बहुत ज़्यादा फाइट हो रही होती है इन तीनों के बीच में कि यहाँ पर कौन चढ़ाई करेगा, कौन जीतेगा इस हिस्से को। और लड़ने का एक और कारण भी है कि जो हर्षवर्धन जो मरा था इसकी खुद की ही राजधानी थी कन्नौज। तो देखिए अगर राजा कोई मरा है और उसकी राजधानी कन्नौज है तो जो छोटे छोटे राजा हैं अगर वो भी अगर उस पर अधिकार जमा लेते हैं तो एक तरह से वो भी एक महान राजा ही कहलाएंगे। बस इसी सोच की वजह से सब उस हिस्से के लिए लड़ते हैं। ठीक है, तो हाँ इसमें क्या होता है, देखिए ये सब आपस में लड़ते हैं, पूरे 200 साल तक लड़ते रहते हैं। तो 200 साल तक लड़ते लड़ते अब बहुत सारी तरह की हानि होती है, बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं और बहुत सारी तरह तरह के उनके पास फिर चीज़ें नहीं रहती हैं लड़ने के लिए। तो क्या होता है कि ये आपस में अब थकने लग जाते हैं। तो ये जो गुर्जर जो प्रतिहार होता है ये इसमें जीत जाता है और ये कन्नौज को अपनी राजधानी बना लेता है। ठीक है, राजकोट भी एक बार जीत चुका होता है लेकिन ये वापस पीछे चला जाता है कि कोई फ़ायदा नहीं है उसको जीतने में, इसलिए वापस अपने रास्ते हो जाता है। ठीक है, और पाल तो इसमें हार जाता है। अब पढ़ते हैं पूरा डिटेल में सारे वंश को। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश, इसका जो ड्यूरेशन है वो 6ठी शताब्दी से 1036 ईस्वी तक। मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रथम प्रतिहार वंश का संस्थापक था। ठीक है, जो नागभट्ट प्रथम है इसी ने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की है। नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया था। ठीक है, मैंने बताया था ना ये आपस में लड़ रहे थे कन्नौज पर अपना अधिकार जमाने के लिए। तो जो नागभट्ट द्वितीय इसको राष्ट्रकूट का सम्राट गोविंद तृतीय ने हरा दिया था। ठीक है, देखिए नागभट्ट प्रथम और प्रथम से हो गया है नागभट्ट द्वितीय, मतलब ये नागभट्ट का क्या लगेगा रिश्ते में, पोता लगेगा। ठीक है, पोते में ही जो नाम रिपीट होता है ये हमेशा पोते के लिए ही होता है। ठीक है, प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्राप्ति राजा माहिर भोज था। ठीक है, माहिर भोज बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली था और ये बहुत ही प्राप्ति राजा था। प्राप्ति मतलब इसने बहुत कुछ प्राप्त कर रखा था, बहुत सारी चीज़ें इसने जीत रखी थी। प्राप्ति का मतलब ये होता है बहुत कुछ बनाया, बहुत कुछ जीता। ठीक, माहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई। ठीक है, अब ये देखिए ये जो आपस में लड़ रहे थे पाल वंश, प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, इसमें से अब कौन जीत जाता है, माहिर भोज जीत जाता है और अपनी राजधानी कन्नौज बना लेता है। वह विष्णु भक्त था, उसने विष्णु के सम्मान में आदि विराह की उपाधि ग्रहण की थी। ठीक है, राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के दरबार में रहते थे। ठीक है, राजशेखर जो है ना, राजशेखर ये कहाँ रहता था, राजशेखर एक तरह का विद्वान है। ठीक है, लेखक है ये बहुत बड़ा। राजशेखर अब महेंद्र पाल के दरबार में रहता था। इस वंश का अंतिम राजा यशपाल रहा है। ठीक है, ये
1036 ईस्वी में था। ठीक है, अंतिम राजा कौन है? यशपाल। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अंगपाल ने 11वीं सदी के मध्य में की थी। याद रखना आप, दिल्ली नगर की स्थापना किसने की है? तोमर नरेश अंगपाल। ठीक है, अनंगपाल, क्या नाम है? अनंगपाल। 11वीं सदी के मध्य में इसने की थी दिल्ली की स्थापना। चाहमान या चौहान वंश, चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। याद रखना, वासुदेव। इस वंश की प्रारंभिक राजधानी अहिच्छत्र थी। बाद में अजयराज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और उसे राजधानी बनाया। ठीक है, अजमेर नगर की स्थापना किसने की है? अजयराज ने की है। ठीक है, अजयराज। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अर्णोराज के पुत्र वृगराज चतुर्थ वसलदेव, जिसका ड्यूरेशन है 1153 से 1163 ईस्वी तक हुआ। ठीक है, जिसने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की। देखना, इसको याद रखना, जो सबसे शक्तिशाली जो शासक था वो था वृगराज चतुर्थ। ठीक है, वृगराज चतुर्थ विसलदेव, इसने हरिकेली नामक पुस्तक की रचना की है। ठीक है, ये संस्कृत में लिखा हुआ है, संस्कृत नाटक की रचना की है। चलिए नेक्स्ट, सोमदेव वृगराज फोर्थ के राजकवि थे। आप इसे फोर्थ भी पढ़ सकते हो या फिर चतुर्थ भी पढ़ सकते हो, जैसा आपको कंफर्टेबल लगता है। ठीक है, अब देखिए जो सोमदेव थे, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। सोमदेव जो थे वो थे वृगराज चतुर्थ के राजकवि थे। ठीक है, ये जो पूछा जाता है ना कि कौन किसका कवि था और किसके राज दरबार में थे, तो ये क्वेश्चन भी आते हैं। इन्होंने ललित वृगराज नामक नाटक लिखा। ठीक, अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में वृगराज चतुर्थ द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। इसको याद रखना, ये क्वेश्चन आता है। अढ़ाई दिन के झोपड़े पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं तरह तरह से। तो ये क्या है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद शुरू में वृगराज चतुर्थ द्वारा निर्मित एक विद्यालय हुआ करता था। क्या था ये? विद्यालय हुआ ये करता था। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, ये जो पृथ्वीराज तृतीय है ना, इसी के बारे में हम ज़्यादातर पढ़ते हैं। पृथ्वीराज चौहान जो हमने पढ़ा है ना, और जिसकी वीडियोस हमने देखी है, इसके ऊपर सीरीज़ भी बनी है, तो ये पृथ्वीराज तृतीय ही है जो चौहान वंश का है। पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का अंतिम शासक होता है। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था, जिसकी रचना पृथ्वीराज रासो है। ठीक है, मैंने आपको बताया है ना, पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है? चंद्रवरदाई ने लिखी है। ये इसका राजकवि हुआ करता था। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था। ठीक है, याद रखना, रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था। तराइन का प्रथम युद्ध, है ना, 1191 ईस्वी में हुआ। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध, याद रखना, ये क्वेश्चन आता है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय एवं गौरी की हार हुई। गौरी कौन है? ये विदेशी है, विदेशी आक्रमण ये कर रहा होता है। ठीक है, मोहम्मद गौरी, इनके बारे में भी पढ़ेंगे, अच्छी तरह से आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तराइन के तृतीय युद्ध 1192, मतलब ठीक इसके एक साल बाद, है ना, तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ है में, जिसमें गौरी की विजय एवं पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई है। ठीक है, देखो, तराइन का एक युद्ध हुआ है, पहला और द्वितीय, दो युद्ध हुए होते हैं, जिसका सन है 1191 और दूसरे का है 1192। ठीक है, इसमें दोनों में पृथ्वीराज और गौरी के बीच में लड़ाई होती है, और इसमें पहले वाले में तो पृथ्वीराज जीत जाता है, लेकिन तृतीय में ये हार जाता है ना। ऐसा कहा जाता है कि जब दूसरी लड़ाई हुई होती है तो ये उसके हाथों से तो मारा नहीं जाता है, गौरी के हाथों से, लेकिन हाँ घायल जरूर हो जाता है, इसलिए अपने आप को खुद भी मार देता है, या फिर अपने ही किसी को कहता है कि आप मुझे मार दो, उसके हाथों से मुझे नहीं मरना। ठीक है, इतनी बुरी तरह से घायल हो जाता है उस लड़ाई में। चलिए पढ़ते हैं गढ़वाल राठौर राजवंश के बारे में। ठीक है, गढ़वाल को ही राठौर राजवंश भी कहते हैं। गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। ठीक है, संस्थापक के नाम आपको याद रखने हैं कि इसका संस्थापक है चंद्रदेव। इसकी राजधानी थी वाराणसी। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा चंद्रदेव का पौत्र गोविंद चंद्र था। ठीक है, गोविंद चंद्र था।
इसका मंत्री लक्ष्मीधर शास्त्रियों का पाखंड पंडित था, जिसने कृत्यकल्पत्रु नामक ग्रंथ लिखा है। ठीक है, इसका जो मंत्री था लक्ष्मीधर शास्त्रों का पाखंड पंडित था और इसी ने कृत्यकल्पत्रु नामक ग्रंथ लिखा है। किसने लिखा है? लक्ष्मीधर ने लिखा है। इसने क्या लिखा है? कृत्यकल्पत्रु नामक ग्रंथ लिखा है। ठीक। गोविंद चंद्र की एक रानी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्मचक्र जिन विहार बनवाई। ठीक है, गोविंद चंद्र की एक रानी है, उसका नाम है कुमार देवी। इसी ने सारनाथ में धर्मचक्र जिन विहार बनवाई है। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर से गोविंद चंद्र का पुत्र जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया। ठीक है, ये जो गोविंद चंद्र है ना, जिसके बारे में भी हमने पढ़ा, इसका पौत्र है, इसका पोता है जयचंद है ना, इन्हीं की बेटी है ये संयोगिता, जिसको पृथ्वीराज तृतीय ने इसका अपहरण कर लिया था। कौन है पृथ्वीराज तृतीय? अभी हमने इसके बारे में पढ़ा है, चौहान वंश में सीरीज़ आ चुकी है हमारी इंडिया में इसके ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर सीरीज़ भी बनी थी ना पृथ्वीराज चौहान के ऊपर, ये वही है जिसके बारे में बताया जाता है। इसी ने अपहरण किया था संयोगिता का। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि संयोगिता शादी नहीं करना चाहती थी स्वयंवर में किसी के साथ, तो इसने क्या किया था, संयोगिता ने पृथ्वीराज का जो एक स्टैच्यू बना हुआ था इसके ऊपर इसने माला चढ़ा दी थी। ये जब पता चली पृथ्वीराज को, तो ये पृथ्वीराज ने उसका वहाँ से अपहरण कर लिया और ये अपने साथ लेकर आ गया। तो अब क्या हुआ ऐसा करने के बाद? जब तुर्कों ने पृथ्वीराज पर हमला किया, अभी बताया ना गौरी ने हमला किया था पृथ्वीराज पर, है ना, तो क्या हुआ देखो, जब तुर्कों ने पृथ्वीराज पर हमला किया उस समय जयचंद ने उसकी किसी प्रकार की सहायता नहीं की। जयचंद खुद एक इतना अच्छा राजा था उस समय। ठीक है, जितने अभी हम राजपूत पढ़ रहे हैं ना, ये सब एक ही समय में राजा थे कहीं ना कहीं पर। ठीक है, तो ये जब इसकी बेटी को भगा के ले गया पृथ्वीराज, तो ये जयचंद को गुस्सा आया, तो इसने पृथ्वीराज की किसी तरह की कोई मदद नहीं करी जब तुर्की ने हमला कर दिया था पृथ्वीराज पर पे, है ना। 1192 ईस्वी में तराइन, जिसे तारावंडी भी कहा जाता है ना, के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज पराजित हुआ और उसने स्वयं का प्राणांत कर लिया। ठीक है, अभी आपको बताया मैंने कि अब देखो हुआ क्या था कि जब पृथ्वीराज पे हमला किया तुर्कों ने, तो जयचंद ने किसी तरह की कोई मदद नहीं करी। तो पहले वाले युद्ध में तुर्की के साथ जो पहला युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज तो जीत गया, लेकिन अगले ही साल ठीक जब युद्ध हुआ था तो ये हार जाता है गौरी से। ठीक है, मोहम्मद गौरी से ये हार जाता है और ये इतना घायल हो जाता है कि ये या तो खुद मर जाता है, ऐसा कहते हैं, या तो ये खुद मर गया या फिर इसने अपने ही किसी साथी को बोला कि मुझे मार दो। इस तरह से कुछ हुआ था उस समय। ठीक है, 2 वर्ष बाद सन 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में तुर्क विजेता शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने जयचंद को भी हराया और मार डाला। ठीक है, अब देखो पृथ्वीराज चौहान तो मारा गया, उसके ठीक 2 साल बाद अब क्या करते हैं कि एक युद्ध होता है चंदावर का युद्ध। ठीक है, याद रखना, तराइन युद्ध जो हुआ था वो पृथ्वीराज और गौरी के बीच में हुआ था, लेकिन जो चंदावर का जो युद्ध होता है वो किसके बीच में होता है? ये जयचंद के बीच में होता है। जयचंद कौन है? पृथ्वीराज का ससुर। ठीक, संयोगिता के पिता, है ना। तो 2 साल बाद भी अब क्या होता है कि पृथ्वीराज को मारने के बाद ये उसके ससुर को भी मार देता है। तुर्की ने उसकी राजधानी कन्नौज को खूब लूटा और नष्ट भ्रष्ट कर दिया। ये जो राजा था, है ना, ये जो तुर्कों का राजा हुआ करता था ना, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, इसका सिर्फ एक ही काम था, मंदिरों को लूटना और मंदिरों को तोड़ना। क्यों तोड़ना चाहता था ये मंदिर को? इसलिए क्योंकि ये चाहता था कि भारत में मुसलमानों का वंश चले। ठीक है, तो मुसलमानों का वंश चलाने के लिए ये पूरे मंदिरों को नष्ट कर देना चाहता था, उनको लूटना चाहता था। तो हमेशा क्या करता था, जब भी आक्रमण करता था तो जितने भी मंदिर होते थे उनको लूटता और उनको नष्ट भ्रष्ट कर देता। उसके साथ ही गढ़वाल वंश का अंत हो गया। ठीक है, गढ़वाल जो राठौर वंश था ये इसी वजह से ख़त्म हो जाता है। जयचंद इसका आखिरी वंशज होता है। ठीक है, धीरे धीरे ये मोहम्मद गौरी के आक्रमणों से ये ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं परमार वंश के बारे में। इसका ड्यूरेशन है वो है 800 ईस्वी से 1327 ईस्वी तक। आरंभिक 9वीं शताब्दी के प्रारंभ में नर्मदा नदी के उत्तर मालवा प्राचीन अवंती क्षेत्र में उपेंद्र अथवा कृष्णराज द्वारा हुआ था। ठीक है, जो परमार वंश है ये कहाँ पर था? नर्मदा नदी के उत्तर हिस्से में मालवा प्राचीन अवंती, है ना, मध्य प्रदेश में है एक जगह है मालवा,
प्राचीन अवंती जिसे कहा जाता है क्षेत्र में उपेंद्र या कृष्णराज द्वारा इसकी स्थापना की गई। ठीक है, क्या नाम है? उपेंद्र या फिर इसको कृष्णराज बोलते हैं कुछ लोग कि कृष्णराज ने की है। ठीक है, उसके द्वारा इसकी स्थापना हुई है। इस वंश के शासकों ने 800 से लेकर 1327 ईस्वी तक शासन किया। ठीक, मालवा के परमार वंशी शासक संभवत राष्ट्रकूटों या फिर प्रतिहारों के समान थे। ठीक है, ऐसा लोगों का मानना है कि जो ये परमार वंश थे, है ना, मालवा के जो परमार वंश है, ऐसा माना जाता है कि ये जो राष्ट्रकूट थे जिनके बारे में हमने अभी थोड़ा सा डिस्कस किया, प्रतिहार के बारे में अभी बताया ना, ये इनके समान थे। मतलब कि ये जब ये राजा हुआ करते थे तो इनके अंडर में जो ये छोटे छोटे अधिकारी होते हैं ना, कहते हैं कि यही परमार वंश थे। ठीक है, तो इनके ख़त्म होने के बाद ये जो छोटे छोटे अधिकारी थे यही धीरे धीरे राजा के रूप में उभर जाते हैं। ठीक, इस वंश के प्रारंभिक शासक उपेंद्र वैरसिंह प्रथम, सियक प्रथम, वाक्यप्रति प्रथम एवं वैरसिंह द्वितीय थे। ठीक है, ये इनके राजाओं के नाम है। ठीक है, परमारों की प्रारंभिक राजधानी उज्जैन में थी। ठीक है, परमारों की सबसे पहले राजधानी कहाँ थी? उज्जैन में थी, पर कालांतर में राजधानी धार मध्य प्रदेश में स्थानांतरित कर ली गई। ठीक है, मध्य प्रदेश में ही आता है उज्जैन और धार भी उसी में आता है। तो पहले इनकी राजधानी थी उज्जैन, उसके बाद बना दी धार। कालांतर मतलब क्या होता है बच्चों? कालांतर मतलब आगे चलकर। ठीक है, वर्ड ऐसा दिख रहा है, मीनिंग इसका बहुत सिंपल है, आगे चलकर। अब इसको मैं अगर यहाँ पर आगे चलकर बोलूँगी तो देखिए सेंटेंस क्या बनेगा? परमारों की प्रारंभिक राजधानी उज्जैन में थी, पर आगे चलकर राजधानी धार मध्य प्रदेश में स्थानांतरित कर ली गई। ठीक है, यही इसका मीनिंग है। वर्ड्स ऐसे आते हैं छोटे मोटे जिसकी वजह से आप क्या करते हो कि इस लाइन को स्किप कर देते हो और आपको ये समझ में नहीं आती, पर उसका कुछ खास मतलब नहीं होता है। ठीक है, अगर आप इन वर्ड को सर्च करोगे तो बहुत ही सिंपल इनका मीनिंग है। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था। ठीक है, इसका संस्थापक किसे माना जाता है? उपेंद्र राज को। कहीं कहीं पर कृष्णराज भी कहते हैं। ठीक है, पर उपेंद्र राज इसका क्या है? संस्थापक है। इसकी राजधानी धारा नगरी थी। ठीक है, अभी बताया आपको धार। ठीक है, धारा नगरी थी। प्राचीन राजधानी उज्जैन परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक भोज था। ठीक है, अभी देखिए जो परमार वंश के बारे में हम पढ़ रहे हैं ना, इसका संस्थापक है उपेंद्र राज, इसको आप याद रखना। ठीक है, उपेंद्र राज, इसका जो सबसे शक्तिशाली जो राजा था वो था राजा भोज। कौन था? राजा भोज। राजा भोज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आंसर बनते हैं। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया। ठीक है, राजा भोज ने क्या करवाया? भोपाल के दक्षिण वाला जो हिस्सा है ना, वहाँ पर भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया। ठीक है, भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया। नेषधीय चरित्र के लेखक श्री हर्ष एवं प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग थे। ठीक है, इसको याद रखना। लेखक पूछे जाते हैं, बार बार आते हैं, इसके बिना क्वेश्चन पेपर अधूरा है। ठीक है, लेखक पूछेंगे ही। क्या नाम है? इसको एक और बार पढ़ लेते हैं। नैषधीय चरित्र। ठीक है, नैषधीय चरित्र के लेखक कौन है? हर्ष। कौन है बच्चों? हर्ष। क्या नाम है? नैषधीय चरित्र, इसके लेखक है हर्ष। एवं प्रबंध चिंतामणि के लेखक है मेरुतुंग। ठीक है, चिंतामणि के लेखक कौन है? मेरुतुंग। चिंतामणि के लेखक है मेरुतुंग। नैषधीय चरित्र के लेखक है हर्ष। है ना, मैंने बार बार रिपीट किया है ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। राजा भोज ने चिकित्सा, गणित एवं व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे। ठीक है, जो राजा है ना भोज, ये ग्रंथ भी लिखा करते थे। तो उसने किस किस पे लिखे? चिकित्सा, गणित एवं व्याकरण पर। है ना, गणित पे लिखा मतलब ये खुद एक विद्वान भी था। भोजकृत युक्ति कल्पत्रु में वास्तुशास्त्र के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्रों व उनके प्रयोग का उल्लेख है। इसका मतलब कि ये जो भोज थे, राजा भोज, उनके ऊपर एक बुक लिखी गई है कल्पत्रु, है ना। उसमें क्या क्या लिखा गया है कि इनको वास्तुशास्त्र के साथ साथ वैज्ञानिक यंत्रों का प्रयोग करते हुए भी देखा गया है। ठीक है, उनके बारे में भी उल्लेख है। मतलब ये एक तरह से ये राजा भोज वैज्ञानिक भी थे, है ना, तभी उन्होंने चिकित्सा, गणित और व्याकरण के ऊपर ग्रंथ लिखे। नव साहसा चरित्र के रचयिता पद्म गुप्त थे। ठीक है, इनको याद रखना। नव साहसा चरित्र के रचयिता पद्म गुप्त, दशरूपक के रचयिता धनंजय धनिक, हल्लायुक्त एवं अमित गति जैसे विद्वान वाक्यपति मुंज के दरबार में रहते थे। इसका मतलब ये हुआ
कुछ बुक के नाम बता रहे हैं यहाँ पर। नव साहसा चरित्र के रचयिता है पद्म गुप्त, है ना, इसको याद रखना। नव साहसा चरित्र के रचयिता है पद्म गुप्त। दश रूपक के रचयिता है धनंजय, ठीक है, धनंजय। धनिक, हल्लायुद्ध एवं अमित गति जैसे विद्वान वाक्यपति मुंज के दरबार में रहते थे, ठीक है। राजा भोज के बाद एक और आते हैं राजा, उनका नाम है वाक्यपति मुंज, ठीक है। वाक्यपति मुंज के दरबार में बहुत सारे विद्वान थे, उनका क्या क्या नाम है? धनिक, हल्लायुक्त एवं अमित गति, ठीक है। कविराज की उपाधि से विभूष शासक था राजा भोज, ठीक है, विभूषित। राजा भोज जो थे उनको कविराज भी कहा जाता था। भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर के परिसर में संस्कृत विद्यालय भी खोला गया था। राजा भोज के शासनकाल में धारा नगरी विद्या व विद्वानों का प्रमुख केंद्र था, ठीक है। राजा भोज के शासनकाल में जो धारा जो नगरी है, इन्होंने धारा नगरी को क्या किया है? अपनी राजधानी बना रखी थी। यही विद्या और विद्वानों का प्रमुख केंद्र भी हुआ करता था। सारे राजा यही करते थे, सारे विद्वानों को अपने ही दरबार में रखते थे, अपने ही संरक्षण में रखते थे, है ना। देखिए, इसने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। भोजपुर नगर की स्थापना राजा भोज ने की थी, है ना। ये जो परमार वंश के जो राजा भोज हैं, इन्होंने बहुत सारे काम करवाए थे, बहुत सारी चीज़ों का निर्माण करवाया और साथ ही साथ बहुत सारी बुकें भी लिखी थी, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लाइनें आपको याद रखनी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे, त्रिभुवन नारायण मंदिर किसने बनवाया था? चित्तौड़ का। तो किसने बनाया था? ये भोजपुर के राजा भोज ने बनवाया था, जो परमार वंश से है, ठीक है। परमार वंश के बाद तोमर वंश का, इसके बाद चाहमान वंश का और अंत में 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नसरत खां और अगुल खां ने मालवा पर अधिकार कर लिया, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी, ये सब बाहर के हैं, विदेशी आक्रमण हो रहे थे उस समय। तो धीरे धीरे क्या हो रहा था, ये जो राजपूत वंश है ना, ये इसी तरह से तो ख़त्म हुए। क्यों हुए थे? क्योंकि ये जो बाहर के जो आक्रमण हो रहे थे, अरबों के आक्रमण हो रहे थे, तुर्कियों के आक्रमण हो रहे थे, इनकी वजह से धीरे धीरे बिल्कुल समाप्त हो चुके थे, है ना। उसके बाद से ही मुसलमान वंशों का अपने भारत पर एक तरह से साम्राज्य बना रहता है, ठीक है। उससे पहले सारे आर्य, राजपूत, ये सारे लोग थे, लेकिन उनके बाद, राजपूत के बाद ही ये सारे आते हैं, ठीक है, मुसलमान वंश अपने भारत के ऊपर। चंदेल वंश, प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ, ठीक है। देखिए, जहाँ पर ये प्रतिहार था, कौन से हिस्से में था? गुजरात के थोड़े ऊपर वाले हिस्से में, मैंने बताया था ना आपको, गुज्जर प्रतिहार मैप में बताया था। अब वहाँ पर जैसे ही ये प्रतिहार वंश खत्म होता है, उसके बाद ही बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ रही कि अब ये कहाँ से आए? ये प्रतिहार जो खत्म हो गए थे उनके बाद आए थे उसी जगह पर चंदेल वंश, ठीक है, बुंदेलखंड की भूमि पर। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जैकाक मुक्ति है, ठीक है। क्या नाम है? जैजाक मुक्ति। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम है जैजाक मुक्ति। चंदेल वंश का संस्थापक है नुन्नुक 831 ईस्वी में, ठीक है। क्या नाम है इसका? नुन्नुक, जो 831 ईस्वी में बना है, ठीक है। इसकी राजधानी थी खजुराहो। क्या थी? खजुराहो। प्रारंभिक में इसकी राजधानी कालिंजर महोबा थी, ठीक है। सबसे पहले इसकी राजधानी थी कालिंजर महोबा, बाद में ये खजुराहो कर लेता है। राजा धन ने अपनी राजधानी कालिंजर से खजुराहो में स्थानांतरित की थी। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्राप्ति राजा था यशोवर्मन। कौन था? यशोवर्मन। इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया तथा उससे एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की, जिसे उसने खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित किए, ठीक है। तब क्या होता है? देखिए, प्रतिहार के जो प्रतिहार वंश था उसके खत्म होने के बाद ही कौन आता है? चंदेल वंश आता है। तो क्या होता है कि ये वहीं पर ही, ये भी धीरे धीरे राजा बनने की कगार पर थे और प्रतिहार वंश धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर था।
तो लड़ाई हुई थी यशोवर्मन के बीच में, है ना, और देवपाल के बीच में। देवपाल प्रतिहार वंश का राजा होता है, ठीक है। यशोवर्मन और देवपाल के बीच में लड़ाई होती है, तो यशोवर्मन जो रहता है ये कन्नौज पर आक्रमण करता है और वहाँ पर विष्णु की जो एक प्रतिमा रहती है, एक मूर्ति रहती है, उसको वहाँ से उठा के ले आता है और खजुराहो मंदिर में खजुराहो में विष्णु मंदिर में स्थापित करता है, ठीक है। धंग ने जिन्नानाथ, विश्वनाथ एवं वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है। इनमें एक और राजा आता है चंदेल वंश में, उनका नाम है धंग, ठीक है। धंग ने जिन्नानाथ, विश्वनाथ एवं वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। कंदेरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंगदेव द्वारा 999 ईस्वी में किया गया, ठीक है। इसको याद रखना, कंदेरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंगदेव द्वारा 999 ईस्वी में करवाया, ठीक है। धंगदेव किस वंश से है? चंदेल वंश से है, ठीक है, इसको याद रखना। धंग ने गंगा जमुना के संगम में शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर का त्याग किया, ठीक है। ये जो धंग रहता है ना, इसने बहुत सारे मंदिर बनवाए, ठीक है, महादेव और इनका मंदिर बनवाया। तो ये क्या, इनको मानता भी बहुत ज़्यादा था, ठीक है, ये राजा। तो अब इसने क्या किया, गंगा जमुना के जो संगम पर शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर का त्याग कर दिया, ठीक है। गंगा जमुना के संगम स्थल पर, जहाँ पर ये दोनों नदियाँ आकर मिलती हैं, वहाँ पर इसने शिव की आराधना की और करते करते अपने शरीर का त्याग कर दिया। चंदेल शासक विद्याधर ने कन्नौज के प्रतिहार शासक राजपाल की हत्या कर दी, क्योंकि उसने महमूद के आक्रमण का सामना किए बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया। देखिए, मैंने आपको बताया ना कि विदेशी आक्रमण हो रहे थे, तो ये विदेशी आक्रमण इतने ज़्यादा बलपूर्वक थे, इतने स्ट्रॉन्ग थे ये लोग कि ये धीरे धीरे सारे राजपूत वंश को ख़त्म कर रहे थे। तो या तो बहुत सारे राजपूत वंश इनके सामने आत्मसमर्पण कर लेते, या तो फिर युद्ध करके मारे जाते, ठीक है। अब देखिए, आल्हा उदल नामक 2 सेना नायक परमर्दी देव के दरबार में रहते थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई थी, ठीक है। पृथ्वीराज सिंह चौहान के साथ युद्ध हुआ था, जिसमें 2 सेना नायक थे, एक का नाम थे आल्हा और दूसरा का नाम था उदल। ये दोनों परमदी देव के दरबार में रहा करते थे और ये दोनों ने अपनी जान गंवाई थी। कब? पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए। चंदेल वंश का अंतिम शासक रहा है परमदीर देव, ठीक है, क्या नाम है? परमर्दी देव। इसने 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली, ठीक है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी, ये तुर्की और अरबों का आक्रमण, ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगली वीडियो में जो बाद में हम बनाएंगे उसमें ही पढ़ेंगे। यहाँ पर अगर मिक्स करते तो आप सारी चीज़ों में कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। बस आपको याद रखना है कि ये विदेशी आक्रमण है, ठीक है, ये भारत का नहीं है, ये भारत के बाहर का है और ये आए थे इसलिए ताकि अपने भारत के मंदिरों को नष्ट कर सके, भारत को लूट सके और यहाँ पर अपने मुसलमान वंश की स्थापना कर सके, ठीक। चंदेल वंश का अंतिम शासक था परमर्दी देव, है ना। इसने अधीनता स्वीकार कर ली थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। इस पर इसके मंत्री अजय देव ने इसकी हत्या कर दी थी, ठीक है। और ये चीज़ किसको पसंद नहीं आई? इसके मंत्री अजय देव को, और इसने परमर्दी देव की हत्या कर दी, ठीक है। अब पढ़ते सोलंकी वंश अथवा गुजरात के चालुक्य शासक, ठीक है। 2 नाम से जाने जाते हैं, सोलंकी भी कहा जाता है या फिर गुजरात के चालुक्य शासक भी इसको कहते हैं। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। कौन था? मूलराज प्रथम। इसकी राजधानी अनहिलवाड़ थी। क्या जगह का नाम है? अनहिलवाड़। और इसका संस्थापक कौन है? मूलराज। इसकी राजधानी थी अनहिलवाड़। मूलराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। बहुत सारे धर्म हमने पढ़े हैं, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ऐसे ही होते हैं, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, ठीक है, ईसाई धर्म, ये इसी में ही आते हैं। भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया, ठीक है, इसको याद रखना, क्वेश्चन आएगा। भीम प्रथम के शासनकाल में मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था, ठीक है। भीम प्रथम के शासनकाल में, भीम प्रथम के शासनकाल में, बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन बार बार आता है।
ये किस में आता है? सोलंकी वंश या फिर गुजरात के चालुक्य वंश में के अंदर आता है। भीम प्रथम है ना, उनका एक वंश, एक राजा है, और इसी के शासनकाल में मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। भीम प्रथम के सामंत बीमल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया। ठीक है, भीम प्रथम के सामंत बीमल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया था। सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक जयसिंह सिद्धराज था। ठीक है, कौन था सबसे प्रथम इसका शक्तिशाली शासक? जयसिंह सिद्धराज। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र जयसिंह सिद्धराज के दरबार में था। ठीक है, प्रसिद्ध जैन विद्वान, क्या नाम है? हेमचंद्र। ये जयसिंह सिद्धराज के दरबार में ही था। माउंट आबू पर्वत राजस्थान पर एक मंडप बनाकर जयसिंह सिद्धराज ने अपने 7 पूर्वजों की गाजारोही मूर्तियों की स्थापना की थी। ठीक है, ये एक ऐसा शासक है जिसने माउंट आबू पर्वत जो राजस्थान में है ना, पर एक मंडप बनवाकर जयसिंह सिद्धराज ने अपने 7 पूर्वजों की गाजारोही मूर्तियों की स्थापना की। चलिए, मोंडेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ। ठीक है, कौन से सूर्य मंदिर का निर्माण? मोंडेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ। ठीक है, सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण जयसिंह सिद्धराज ने किया। ठीक है, सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण जयसिंह सिद्धराज ने ही किया है। ये क्वेश्चन आते हैं किसने कौन सा मंदिर बनवाया है, तो आप इन चीज़ों को ध्यान से सुनना। सोलंकी शासक कुमारपाल जैन मतानुयायी था। ठीक, वह जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध है। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय था। ठीक है, एक चीज़ आपको ये याद रखनी होगी इसमें, भीम प्रथम के शासनकाल में मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। ठीक है, और दूसरी बात, भीम प्रथम के सामंत बीमल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर बनते हैं। ठीक, चलिए, भीम द्वितीय के एक सामंत लवण प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की थी। ठीक है, इनका एक सामंत है भीम द्वितीय के एक सामंत लवण प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की थी। बघेल वंश का कर्ण द्वितीय गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। इसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था। सिसोदिया वंश के बारे में पढ़ लेते हैं। सिसोदिया वंश के शासक अपने को सूर्यवंशी कहते थे, जो मेवाड़ का पर शासन करते थे। ठीक है, ये कहाँ पर शासन करते थे? मेवाड़ पर। और ये अपने आप को क्या कहते थे? सूर्यवंशी। देखिए, राजपूत में भी और भी शाखाएं हैं, तो उसमें एक सूर्यवंशी होता है, एक चंद्रवंशी होता है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके अंदर। ठीक है, तो जो सिसोदिया वंश के शासक थे अपने आप को क्या कहते थे? सूर्यवंशी कहते थे। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। अपनी विजयों के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने चित्तौड़ में करवाया। क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। अपनी विजयों के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने चित्तौड़ में करवाया। ठीक है, सिसोदिया वंश का एक राजा है राणा कुंभा। ठीक है, ये विजय हुआ तो इसने विजय स्तंभ बनवाया। कहाँ पर? चित्तौड़ में। ठीक है, विजय होने पर, जीत जाने पर एक जीतने का स्तंभ बनाया है ना, विजय होने पर विजय स्तंभ बनाया जो चित्तौड़ में बना है। किसने बनाया? याद रखना, राणा कुंभा ने बनवाया। खतौली का युद्ध 1518 ईस्वी में राणा संगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। ठीक है, इसको याद रखना, क्वेश्चन आएगा। खतौली का युद्ध, किसका? खतौली का युद्ध 1518 ईस्वी में राणा संगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। ठीक है, ये राणा कुंभा है, इनके बाद आता है राणा संगा। ठीक है, इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। चलिए, हमने यहाँ तक सारी चीज़ें समझ ली है बहुत अच्छी तरह से, एक एक वंश को समझ लिया है, जितने भी इम्पोर्टेंट थे
इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर अगर बनते हैं तो आप उन्हें कभी भी गलत नहीं करोगे, ठीक है। अगर आपने वीडियो को बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान से सुना है, समझा है। देखते हैं अब आप कितने क्वेश्चन आंसर सही कर पाते हो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। बिल्कुल टॉप सिलेक्टेड है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हमने उसमें से सिलेक्ट करके क्वेश्चन उठाए हैं, ठीक है। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया? अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया? क्वेश्चन आ चुका है। किसने करवाया बच्चों? राणा कुंभा ने करवाया है, ठीक है। राणा कुंभा, याद रखना, राणा सांगा नहीं है, राणा कुंभा है, ठीक है। राणा सांगा का नाम क्यों याद किया जाता है? क्योंकि इसने किसके साथ इसकी लड़ाई हुई थी? इब्राहिम लोदी के साथ इसकी लड़ाई हुई थी। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? ठीक है, इन सब में से भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? वो किया था अरबों ने। किसने किया था बच्चों? अरबों ने किया था, ठीक है। जो हमने ये ड्यूरेशन पढ़ा है ना, उसमें अरबों और तुर्की ये दोनों अपने भारत के ऊपर आक्रमण कर रहे थे, राजपूतों के ऊपर, ठीक है। लेकिन सबसे पहले इसमें कौन कर रहा है? अरब कर रहा है, ठीक है। पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में किसने लिखा था? पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? किसने लिखा था? ये लिखा था चंदबरदाई ने लिखा था। किसके ऊपर लिखी गई है? ये पृथ्वीराज चौहान के ऊपर लिखी गई है ना। और ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय, याद रखना, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में था, ठीक है। और उसी के ऊपर पृथ्वीराज तृतीय के ऊपर लिखी गई है। और चंदबरदाई ने ही एक मनगढ़ंत कहानी लिखी है कि जो राजपूत हुए हैं वो अग्निकुंड से हुए हैं, ठीक है, अग्निकुंड से हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है वह कौन सा है? ठीक है, तो यह है त्रिभुवनेश्वर लिंगराज, ठीक है। कौन सा मंदिर है? त्रिभुवनेश्वर लिंगराज, इसको याद रखना। 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है, ठीक है। भुवनेश्वर के जितने भी मंदिर है भुवनेश्वर के, उनके सारे मंदिरों पर प्रधानता रखता है। वह कौन सा मंदिर है? वो है त्रिभुवनेश्वर लिंगराज। क्या नाम है? त्रिभुवनेश्वर लिंगराज, ठीक है। नाम से याद रखना, भुवनेश्वर, यहाँ पर भी भुवनेश्वर है, पर यहाँ पर ये त्रि है और ये लिंगराज, ठीक। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? मैंने बताया है आपको कहाँ स्थित है दिलवाड़ा मंदिर। ये है आबू पर्वत पर। कहाँ है ये? आबू पर्वत पे, ठीक है। जैन मंदिर, आबू पर्वत पर जैन मंदिर किसने बनवाया है? भीम प्रथम के सामंत बीमल ने बनवाया है। किसने? भीम प्रथम के सामंत बीमल ने बनवाया है दिलवाड़ा जैन मंदिर को आबू पर्वत पर, ठीक है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर को, ठीक है, ये याद रखना। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने करवाया है? क्वेश्चन वापस से, खजुराहो के स्थित मंदिरों का निर्माण किसने करवाया है? किसने करवाया है? आपको बताया था चंदेल राजपूत ने करवाया। किसने करवाया बच्चों? चंदेल राजपूतों ने करवाया है, ठीक है। इसको याद रखना, बताया है भी आपको। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपने इस आंसर को करेक्ट किया होगा, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इस क्वेश्चन का आए हुए, ठीक है। चलिए, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? कहाँ है बच्चों विजय स्तंभ स्थित? कहाँ है? करेक्ट आंसर इसका चित्तौड़गढ़। क्या है करेक्ट आंसर इसका? चित्तौड़गढ़, ठीक है। किसने बनवाया था ये? राणा कुंभा ने। किसने? राणा कुंभा ने बनवाया था। क्यों बनवाया था? क्योंकि जब भी ये विजय होता, जीत जाता, तो उसके उपलक्ष्य में, ठीक है, जब भी ये विजय हुआ है ना, उसके उपलक्ष्य में इसने चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ बनवाया है, ठीक है, राणा कुंभा ने। नाम याद रखना। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। किसने डाली थी लिंगराज मंदिर की नींव? ठीक है, तो ये याद रखना, ययाति केसरी ने, ठीक है। किसने? ययाति केसरी ने, है ना, इसको याद रखना। ययाति केसरी ने लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? मैंने बताया आपको कौन था गुजरात का शासक उस समय। देखिए क्या है करेक्ट आंसर इसमें से।
सुनो एक और बार, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? कौन था बच्चों? बताया है आपको। करेक्ट आंसर बताइए इसका। यह है भीमदेव प्रथम। ठीक है, कौन? भीमदेव प्रथम। इसने भीमदेव प्रथम ने बहुत सारे काम किए हैं। ठीक है। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है ना? इसका मैं आंसर आपको बता देती हूँ। किसने लिखी है ये लिखी है विज्ञानेश्वर ने। किसने लिखी है? विज्ञानेश्वर ने। विज्ञानेश्वर ने हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा लिखी है ना? याद रखना, मिताक्षरा पुस्तक हिंदी विधि के ऊपर लिखी गई है। जो लेखक है उसका नाम है विज्ञानेश्वर। नेक्स्ट, ब्लैक पैगाडा है ना? इसका आंसर मैं बता देती हूँ। ब्लैक पैगाडा क्या है? ये कोणार्क में है। ठीक है, ये कोणार्क में स्थित है। ये एक सूर्य मंदिर है। ठीक है, और कोणार्क कहाँ है? उड़ीसा में है ना? इसको याद रखना। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? वो उड़ीसा में है। ठीक है, उसे ब्लैक पैगाडो भी कहा जाता है, पैगोडा। ठीक है। नेक्स्ट, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी कि चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम क्या है? अगर आपने पद्मावती मूवी देखी है तो आपको इसका आंसर पता है। ठीक है, क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है राजा रत्न सिंह। ठीक है, राजा रत्न सिंह ना। रानी पद्मावती के ऊपर ही बनी है वो मूवी। जो रानी पद्मावती है का नाम अलाउद्दीन खिलजी के साथ जोड़ा जाता है और ये चित्तौड़ विजय से जोड़ा गया है ना। उसके पति का नाम होता है, रानी पद्मावती का पति का नाम होता है राणा रत्न सिंह। क्या नाम है? राणा रत्न सिंह, है ना? करेक्ट आंसर है राणा रत्न सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशाला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? क्या है क्वेश्चन? इसका आंसर सुन लीजिए। इसका आंसर है धर्मपाल। ठीक है, याद रखना। विक्रमशाला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है धर्मपाल। क्या नाम है? धर्मपाल। नेक्स्ट, भारत में प्रथम आक्रमणकारी था। कौन था भारत में प्रथम आक्रमणकारी? इसमें से कौन था? वो था मोहम्मद बिन कासिम। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। मोहम्मद गौरी, गजनवी, ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन वो विदेशी आक्रमण में होगी वो चीज़ें। ठीक है, यहाँ अगर डिस्कस करती तो वीडियो बहुत बड़ी बनती और बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती। ठीक है, बस एक छोटा सा ओवरव्यू दिया था आपको कि इनके साथ साथ विदेशी आक्रमण भी हो रहे थे। ठीक है, तो इसमें से जो प्रथम आक्रमणकारी है वो है मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है। नेक्स्ट, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? ठीक है, क्या है इसका करेक्ट आंसर? जगन्नाथ मंदिर कहाँ है बच्चों? ये है उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा। जगन्नाथ मंदिर जो है वो है उड़ीसा में है, इसको याद रखना। नेक्स्ट, पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता थे। कौन थे? बताया है आपको। क्या है इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है नरसिंह प्रथम। ठीक है, नरसिंह प्रथम। जो नरसिंह प्रथम है, इन्होंने पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता है। ठीक है, और ये कहाँ है? ये उड़ीसा में है। ठीक है, इसको याद रखना, उड़ीसा में आता है। इसको काला पगोड़ा भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, अजयपाल संस्थापक थे। अजयपाल किस वंश कहाँ के संस्थापक थे? ये मैंने बताया था ना आपको, नाम में अजय अजय आ रहा है, अजय आ रहा है, तो ये किसका संस्थापक है? कौन सी जगह के इन्होंने संस्थापक किया था? अजमेर के। ठीक है, अजमेर। आपको बताया था ना कि ये नाम से याद रखना। ये यहाँ पर अज आ रहा है, यहाँ पर भी अज आ रहा है। ठीक है, तो अजयपाल संस्थापक है। किसकी स्थापना की? इन्होंने अजमेर की स्थापना की है। ठीक है, अजमेर की स्थापना की है। धीरे धीरे समय में क्या हो रहा था कि छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हो रही थी। ठीक है, भरतपुर, अलवर, चित्तौड़गढ़, ये छोटे छोटे राज्यों की स्थापना ये जो राजाएँ हैं ये कर रहे थे। राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे, वे थे, कौन थे? कौन से तीन राजा थे जो लड़ रहे थे कन्नौज पर अपना अधिकार जमाने के लिए? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? आपको बताइए है, सोचिए, देखिए कौन कौन थे बच्चों? पाल, प्रतिहार, राजकोट। ठीक है, ये तीन थे, पाल,
प्रतिहार और राजकोट। ठीक है, एक और बार मैं आपको बता देती हूँ हाथ से। यहाँ पर है ये पाल, यहाँ पर थे ये गुजरात तरफ, इधर प्रतिहार और राजकोट था ये दक्कन तरफ। ठीक है, और ये पूर्व तरफ था पाल। ठीक है, पूर्व तरफ था। ठीक, इस तरह से थे ये, त्रिकोण शेप बना रहे थे, इसलिए इसको देखो त्रिकोणीय संघर्ष भी कहते हैं। ठीक है, ट्रायंगल बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 2, 3, 4 कहाँ पर आ रहा है? ये आ रहा है सी वाले ऑप्शन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बताया आपको, इसका करेक्ट आंसर है गुजरात में। ठीक है, कहाँ पर है ये? गुजरात में है। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में है, इसको याद रखना, गुजरात में है। ठीक है, कोणार्क मंदिर कहाँ है बच्चों? वो है उड़ीसा में। ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर वो है उड़ीसा में। मोढेरा का सूर्य मंदिर है गुजरात में। ठीक है, गुजरात में, इसको याद रखना। कलहणकृत राजतरंगिणी के में कुल कितने तरंग हैं? ठीक है, इसका मैं आंसर आपको बता देती हूँ। क्या पूछा है आपसे क्वेश्चन में? कलहणकृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं, है ना? तो 8 है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, 8। इसको ध्यान से सुनना। कलहण ने ही राजतरंगिणी लिखी है। ठीक है, किसने? कलहण ने लिखी है राजतरंगिणी, और उसमें कितने तरंग है? टोटल 8 तरंगे हैं। ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर कवर कर लिए हैं, और जितनी चीज़ें हमने पढ़ाई हैं अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे, समझोगे, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनकर आते हैं। ठीक है, टोटल 85 से भी ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ पर बन जाएंगे अगर आप इसको ध्यान से सुनोगे, समझोगे। और उसके बाद आपकी जो वस्तुनिष्ठ है, ठीक है, सामान्य ज्ञान और ये जो लुसेंट की जो वस्तुनिष्ठ है, अगर आप उसको उठाकर सॉल्व करोगे तो आराम से अच्छी तरह से आप उसको कर पाओगे। ठीक है, सारी चीज़ें हमने ध्यान से अच्छी तरह से समझ ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसी का दूसरा भाग। मैंने बताया ना, पूर्व मध्यकालीन में 650 ईस्वी से 1206 ईस्वी में जो चल रहा था, एक हमने पढ़ लिया राजपूत के बारे में, और अब इधर नीचे दक्षिण तरफ हम पढ़ेंगे चोल और साम्राज्य, जो उसमें और भी जो राज्य आते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।